दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खड़ा था मल्होत्रा ग्रुप का चमचमाता हेड ऑफिस। इस कंपनी के मालिक थे राघव मल्होत्रा, देश के जाने माने उद्योगपति। उनका इकलौता बेटा था आर्यन मल्होत्रा, विदेश से धंबीए करके लौटा, स्मार्ट, समझदार और करोड़ों की संपत्ति का वारिस। पर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उसे पसंद करते हैं या उसके पैसे को। एक शाम राघव मल्होत्रा ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया। आर्यन, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैंने एक लड़की देखी है, नाम है नैना शर्मा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। पापा, आप जिसे सही समझे। लड़की बहुत संस्कारी है, मध्यम वर्गीय परिवार से है, राघव बोले। यही शब्द आर्यन के दिल में अटक गया, मध्यम वर्गीय। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो लड़की मुझे अपनाएगी या मेरी दौलत को? कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिले। नैना साधारण सलवार कुर्ते में थी, चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मविश्वास। उसने आर्यन से ज्यादा बातें नहीं की, बस इतना कहा, मुझे दिखावा पसंद नहीं, मैं रिश्ते दिल से निभाती हूं। ये बात आर्यन को छू गई, लेकिन उसके मन का शक अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात आर्यन देर तक सो नहीं पाया। उसने खुद से कहा, अगर वो सच में मुझे समझेगी तो मेरे बिना नाम और पैसे के भी समझेगी। अगली सुबह उसने अपने पुराने दोस्त रोहन को बुलाया। मुझे एक दूधवाले का भेष बनाना है, आर्यन ने कहा। रोहन हंस पड़ा। पागल हो गया है क्या? नहीं, मैं अपनी होने वाली पत्नी और उसके परिवार को परखना चाहता हूं। 2 दिन बाद महंगे सूट की जगह साधारण कुर्ता पायजामा, हाथ में दूध की कैन, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। अब वो करोड़पति नहीं, एक आम दूधवाला लग रहा था। उसने जानकारी निकाली। नैना के घर रोज सुबह दूध आता था और अगले दिन सुबह 6 बजे आर्यन पहली बार दूधवाले के रूप में नैना के घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा खुला, सामने थी नैना, लेकिन उसने आर्यन को पहचाना नहीं। भैया, आप नए आए हैं? नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने आवाज बदलते हुए कहा, जी, आज से मैं ही दूध दूंगा। नैना ने बिना किसी शक के पैसे दिए और बोली, ध्यान से जाइएगा, रास्ता थोड़ा खराब है। उसकी आवाज में अपनापन था। आर्यन ने मन में सोचा, क्या ये सादगी असली है या सिर्फ दिखावा? उसे अभी और जानना था। और वो रोज आने लगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वो जो देखेगा वो उसकी जिंदगी बदल देगा। सुबह के ठीक 6 बजे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गली में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। दूर मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। आर्यन दूधवाले के भेष में फिर से नैना के घर के बाहर खड़ा था। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। दरवाजा इस बार नैना की मां ने खोला। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। लगता था रात भर ठीक से सो नहीं पाई। बेटा, थोड़ा रुकना, बर्तन ला रही हूं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने पहली बार ध्यान से घर के अंदर झांका। छोटा सा मकान, दीवारों पर पुराना पेंट, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा। उसे उम्मीद थी कि शायद यहां दिखावा होगा, लेकिन यहां तो सादगी थी और सच्चाई। उसी समय अंदर से नैना की आवाज आई, मां, दवा ले लिया आपने? हाँ बेटा। आर्यन चौंक गया। दवा? कुछ ही सेकंड बाद उसने देखा, नैना अपनी मां को पानी के साथ दवा दे रही थी। उसने बहुत प्यार से कहा, आप चिंता मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन के मन में हलचल होने लगी। वो सोच रहा था, अगर ये लोग सच में पैसे के पीछे होते तो क्या ये इतनी सादगी से जीते? तीसरे दिन जब आर्यन दूध लेकर पहुंचा, तब गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते उससे टकरा गया। दूध की आधी कैन जमीन पर गिर गई। आर्यन अंदर से घबरा गया।
अगर असली दूध वाला होता तो उसे नुकसान होता। नैना बाहर आई। उसने गिरे हुए दूध को देखा। आर्यन ने झुककर कहा, दीदी, गलती हो गई, पैसे कम ले लीजिए आज। नैना ने बच्चे को डांटा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं भैया, बच्चा है, और दूध गिर गया तो क्या हुआ, मेहनत आपकी है, पैसे पूरे लीजिए। उसने पूरे पैसे उसके हाथ में रख दिए। आर्यन की उंगलियां कांप गई। उसने सोचा था शायद वो नाराज होगी, शायद पैसे काटेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। उसी शाम आर्यन ने दूर से देखा, नैना गली के 3 छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड। वो बच्चों से कह रही थी, पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आर्यन ने रोहन को फोन किया, यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लड़की वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। रोहन हंसा, तो क्या सोच रहा था, कि वो तुम्हारे पैसों पर फिसल जाएगी? आर्यन चुप हो गया। शायद वो सच में गलत सोच रहा था। अगले दिन बारिश हो रही थी। तेज हवा, पानी की बूंदें, कीचड़ भरी गली। आर्यन फिर भी दूध लेकर पहुंचा। दरवाजा खुला। नैना ने उसे भीगता देखा। अरे, आप पूरी तरह भीग गए, अंदर आ जाइए। आर्यन हिचकिचाया, नहीं, मैं यही ठीक हूं। नहीं भैया, बीमार पड़ जाएंगे, अंदर आइए। वो पहली बार घर के अंदर गया। छोटा सा कमरा, एक पुराना पंखा, दीवार पर भगवान की तस्वीर। नैना ने उसे तौलिया दिया। उसकी मां ने कहा, बेटा, चाय पीकर जाना। आर्यन के गले में कुछ अटक गया। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उसे कभी इतनी सच्ची चिंता महसूस नहीं हुई थी। उस रात आर्यन अपने आलीशान कमरे में बैठा था, लेकिन उसके मन में घूम रही थी वो छोटी सी रसोई, वो तौलिया, वो चाय का कप। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या मैं अब भी इस लड़की को परख रहा हूं, या खुद को? अगली सुबह आर्यन थोड़ा बेचैन था। अब वो सिर्फ परीक्षा लेने नहीं जा रहा था। उसके मन में अजीब सा खिंचाव था, जैसे उस घर से उसका कोई अनजाना रिश्ता बन गया हो। वो रोज की तरह दूध लेकर पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। नैना की मां कह रही थी, बेटा, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जल्दी कराना होगा। आर्यन के कदम वहीं रुक गए। नैना की आवाज कांप रही थी, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। पर कैसे नैना? हमारी जमा पूंजी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। कुछ पल की खामोशी। फिर नैना बोली, मैं अपनी जॉब के साथ ट्यूशन और बढ़ा दूंगी। जरूरत पड़ी तो अपना स्कूटर भी बेच दूंगी, लेकिन आपका इलाज जरूर कराऊंगी। आर्यन का दिल जैसे थम गया। उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। वो दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में दूध की कैन, पर मन में तूफान। मैं इन्हें परखने आया था, और ये लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दरवाजा खुला। नैना ने सामान्य चेहरे से दूध लिया। भैया, आज थोड़ा कम देना, पैसे कल दे दूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। आर्यन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसने सोचा, कल तक ये पूरे पैसे दे रही थी, आज खुद मुश्किल में है, फिर भी शर्म से कह रही है। उस रात आर्यन अपने पिता के सामने बैठा था। राघव मल्होत्रा ने पूछा, कैसी लगी लड़की? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अगर कोई इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, तो क्या वो गलत हो सकता है? पिता मुस्कुराए, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? आर्यन चुप रहा। वो अभी सच बताने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन जब वो दूध लेकर पहुंचा, गली में कुछ लोग खड़े थे। नैना बाहर खड़ी थी, आंखें लाल। एक आदमी जोर से कह रहा था, अगर इस महीने की किस्त नहीं दी तो घर खाली करना पड़ेगा। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर किराए का था। नैना फोल्डेड हाथ जोड़कर बोली, बस 1 महीना और दे दीजिए अंकल, मां की तबीयत खराब है। आदमी ने गुस्से से कहा,
मुझे बहाने नहीं चाहिए। वो चला गया। नैना की मां दरवाजे के सहारे बैठ गई। नैना ने खुद को संभाला और अंदर चली गई। एक भी आंसू बाहर नहीं गिरने दिया। आर्यन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आई। ये लोग पैसे के लिए मुझसे शादी करेंगे या मुझे ठुकरा देंगे अगर सच जान गए? अब सवाल उल्टा हो चुका था। पहले वो उन्हें परख रहा था, अब उसे डर था, कहीं वो खुद इस रिश्ते के लायक तो नहीं। उस रात उसने रोहन से कहा, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन बिना अपनी पहचान बताए। रोहन ने कहा, अगर तूने सीधा पैसे दे दिए तो शक होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो मदद ऐसे करनी होगी कि उन्हें लगे ये ऊपर वाले की मदद है। उसकी आंखों में पहली बार प्यार के साथ जिम्मेदारी दिख रही थी। वो अब सिर्फ एक करोड़पति नहीं था, वो एक इंसान बन रहा था। उस रात आर्यन ने फैसला कर लिया था, वो मदद करेगा, लेकिन बिना नाम के। उसे डर था कि अगर उसने सीधे पैसे दे दिए तो नैना का स्वाभिमान आहत होगा और वो किसी भी कीमत पर उसके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अगली सुबह वो हमेशा की तरह दूध लेकर पहुंचा। नैना का चेहरा थका हुआ था, लेकिन मुस्कान अब भी वही थी। भैया, कल के पैसे, उसने झिझकते हुए कहा। आर्यन ने बीच में ही कहा, दीदी, मालिक ने कहा है कि इस महीने से आपके घर का दूध आधे दाम में लगेगा। नैना चौंकी। क्यों? बस, पुरानी ग्राहक हो ना आप। नैना ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, नहीं भैया, जितना बन पड़ेगा पूरा दूंगी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आर्यन अंदर से हिल गया। इतनी मुश्किल में भी एहसान लेने को तैयार नहीं। उसी दिन आर्यन ने अपने पापा की कंपनी के एक ट्रस्ट मैनेजर को बुलाया। किसी के नाम का खुलासा नहीं होना चाहिए, उसने सख्ती से कहा। कुछ ही दिनों में अस्पताल से फोन आया। नैना की मां के ऑपरेशन का खर्च एक अनाम दानदाता ने जमा कर दिया था। जब अस्पताल से कॉल आया, नैना हैरान रह गई, लेकिन हमने तो किसी से मदद नहीं मांगी। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी भगवान इंसानों के रूप में मदद भेज देता है। नैना की आंखें भर आई। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। उस दिन आर्यन दूर से अस्पताल के बाहर खड़ा था। वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन अपने भेष की वजह से खुद को रोक लिया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। नैना वहीं बैठ गई और पहली बार खुलकर रोई। राहत के आंसू। आर्यन की आंखें भी नम हो गई। जब सब ठीक लगने लगा, तभी एक और झटका आया। घर मालिक फिर आ पहुंचा। अस्पताल का खर्चा तो किसी ने दे दिया, लेकिन मेरा किराया कौन देगा? इस बार नैना चुप नहीं रही। मैं नौकरी ढूंढ रही हूं, अगले महीने तक दे दूंगी। उस आदमी ने ताना मारा। देखते हैं। आर्यन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसी शाम नैना अपनी मां से बोली, मां, मुझे लगता है कोई हमारी मदद कर रहा है। कौन? पता नहीं, लेकिन दिल कहता है कि कोई अपना है। आर्यन, जो बाहर से दूध दे रहा था, यह सुनकर ठिठक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या उसे शक हो गया है? उस रात वो सो नहीं पाया। वो अब दो जिंदगी जी रहा था, एक करोड़पति की और एक साधारण दूधवाले की। लेकिन हर दिन उसका दिल दूधवाले वाली जिंदगी के और करीब जा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ, पैसों से ज्यादा सुकून इंसानियत में है। अगली सुबह जब वो दूध लेकर पहुंचा, दरवाजा बंद था। पड़ोस की एक औरत बोली, अरे दूधवाले, नैना तो आज सुबह सुबह कहीं चली गई, बहुत जल्दी में थी। आर्यन का दिल धक से रह गया। कहाँ गई? क्यों? और बिना बताए? उसे पहली बार डर लगा, कहीं उसने कुछ खो तो नहीं दिया। सुबह की ठंडी हवा अब आर्यन को चुभ रही थी। दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद। घर के बाहर सन्नाटा। पड़ोसन की बात उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह सुबह कहीं चली गई, बहुत जल्दी में थी। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा।
क्या उसे मेरी सच्चाई पता चल गई या कोई नई मुसीबत आ गई? उसने हिम्मत करके नैना का नंबर मिलाया जो उसे रिश्ता तय होने के समय मिला था। फोन स्विच ऑफ। वो पहली बार अपने भेष को भूल गया। सीधे अपनी कार में बैठा और रोहन को फोन लगाया। यार, नैना घर पर नहीं है, फोन बंद है, रोहन ने शांत स्वर में कहा। आराम से सोच, अस्पताल में देख। आर्यन का दिल धक से रह गया। अस्पताल के बाहर भीड़ थी। आर्यन अंदर भागा। रिसेप्शन पर पूछा, नैना शर्मा? नर्स ने कहा, उनकी मां की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई थी, आईसीयू में है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद उसने नैना को देखा। वो आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ, लेकिन फिर भी मजबूत। आर्यन दूर खड़ा रहा, दूधवाले के कपड़ों में। वो पास जाना चाहता था, लेकिन पहचान खुलने का डर था। नैना फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं शादी अभी नहीं कर सकती, उसकी आवाज टूट रही थी। मां की हालत ठीक नहीं है, मैं किसी को बोझ नहीं बनाना चाहती। आर्यन का दिल जैसे रुक गया। वो शादी तोड़ना चाहती है? उसने पहली बार खुद को स्वार्थी महसूस किया। वो लड़की अपनी मां के लिए सब छोड़ने को तैयार थी और वो उसे परखने में लगा था। अचानक नैना की नजर आर्यन पर पड़ी। भैया, आप यहां? आर्यन ने खुद को संभाला। वो दूध देने आया था, पड़ोसन ने बताया तो सोचा हाल पूछ लूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। सब ठीक हो जाएगा ना? उसने जैसे खुद से पूछा। आर्यन ने पहली बार दिल से कहा, हाँ दीदी, सब ठीक होगा। उसके शब्दों में भरोसा था। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था। हमें तुरंत एक और प्रक्रिया करनी होगी, कुछ और खर्च आएगा। नैना चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन पैसे? डॉक्टर ने कहा, अगर 24 घंटे में इंतजाम नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है। आर्यन के अंदर तूफान मच गया। वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उस रात वो अपने कमरे में बैठा था, सामने आईने में खुद को देख रहा था। क्या मैं अभी भी खेल खेल रहा हूं या अब सच बताने का समय आ गया है? उसके हाथ कांप रहे थे। अगर वो सच बता देता तो शायद नैना को लगे कि उसने भरोसा तोड़ा, लेकिन अगर नहीं बताया तो उसकी मां की जान खतरे में थी। उसकी आंखों से पहली बार खुलकर आंसू बह निकले। 1 करोड़पति आज खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। और उसी पल उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। उस रात आर्यन ने आईने में खुद को लंबे समय तक देखा। दूधवाले का भेष और अंदर छिपा करोड़पति। दोनों के बीच की दूरी अब उसे भारी लगने लगी थी। उसने फोन उठाया, ट्रस्ट मैनेजर को कॉल किया। आईसीयू का पूरा खर्च तुरंत जमा कर दो और इस बार रसीद पर मेरा नाम लिखो। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आप पक्का है? आर्यन ने आंखें बंद की। हां, अब सच छिपाना गलत होगा। अस्पताल के कॉरिडोर में हलचल थी। नैना डॉक्टर के सामने खड़ी थी। पैसे जमा हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा। क्या? नैना चौंकी। राघव मल्होत्रा ट्रस्ट की तरफ से। नैना के हाथ से फाइल गिर गई। राघव मल्होत्रा, यही नाम तो आर्यन के पिता का था। उसके मन में बिजली सी कौंधी। क्या ये वही आर्यन? उसी समय कॉरिडोर में कदमों की आहट हुई। सूट पहने, साफ सुथरा, आत्मविश्वास से भरा आर्यन मल्होत्रा। नैना ने उसे देखा। फिर उसकी आंखों में एक साथ कई सवाल उमड़ पड़े। आप यहां? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुमसे सच कहना है। वो दोनों अस्पताल के एक कोने में खड़े थे। आर्यन ने सब बता दिया। कैसे उसने दूधवाले का भेष बनाया, कैसे वो रोज उनके घर आता था, कैसे उसने उनकी बातें सुनी, कैसे वो उन्हें परखना चाहता था और खुद बदल गया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। मैंने तुम्हें परखने की कोशिश की,
लेकिन असल में तुमने मुझे इंसान बना दिया। नैना चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्से के। आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? उसकी आवाज कांप रही थी। था, लेकिन मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं आप मेरे पैसों के लिए। बस, नैना ने बीच में रोक दिया। आपने मुझे एक गरीब समझा, इसलिए परखा, या खुद को अमीर समझा इसलिए? ये शब्द तीर की तरह लगे। आर्यन ने सिर झुका लिया। मैं गलत था, उसने स्वीकार किया। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। आईसीयू के बाहर मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। फिर नैना ने धीमे से कहा, आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन रिश्ता भरोसे से चलता है, परीक्षा से नहीं। उसके शब्द शांत थे, पर गहरे। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम कहो तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात जान लो, मैंने तुमसे सच में प्यार करना शुरू कर दिया है, बिना तुम्हारी हैसियत देखे। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। मरीज अब खतरे से बाहर है। नैना ने राहत की सांस ली। वो दौड़कर आईसीयू के अंदर चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसे नहीं पता था, ये कहानी अब खत्म हो रही है या शुरू। कुछ देर बाद नैना बाहर आई। उसने आर्यन की तरफ देखा। आंखों में अब गुस्सा कम था, दर्द ज्यादा। मुझे समय चाहिए, उसने कहा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो इंतजार कर पाएंगे। आर्यन ने बिना एक शब्द बोले सिर हिला दिया। आज पहली बार करोड़पति वारिस को समझ आया था, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, भरोसा है। के बाद अस्पताल की उस बातचीत के बाद सब कुछ बदल गया। नैना ने दूरी बना ली। ना फोन, ना मैसेज, ना कोई मुलाकात। आर्यन ने भी खुद से वादा किया था, वो अब कोई चाल नहीं चलेगा, कोई भेष नहीं बदलेगा, कोई परीक्षा नहीं लेगा। अगर रिश्ता बचेगा तो सिर्फ सच्चाई पर। कुछ दिनों बाद नैना की मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आर्यन ने चुपचाप अस्पताल का पूरा बिल चुकाया, लेकिन इस बार उसने किसी ट्रस्ट का नाम नहीं छुपाया। सबको पता था मदद उसी ने की है। फिर भी वो नैना के घर नहीं गया। उसे लगा अब उसके जाने से शायद पुराने जख्म ताजा हो जाए। करीब 10 दिन बाद आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, मैं नैना बोल रही हूं। उसका दिल धड़क उठा। मैं आपसे मिलना चाहती हूं। लेकिन इस बार बिना किसी भेष के। अगली शाम आर्यन पहली बार अपने असली रूप में उस गली में गया। महंगी कार गली के बाहर खड़ी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, ये तो वही मल्होत्रा ग्रुप वाला लड़का है। आर्यन के कदम भारी थे। दरवाजा खुला। सामने नैना थी। आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, पर गंभीरता थी। दोनों कमरे में बैठे। कुछ पल की खामोशी के बाद नैना बोली, आपने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन आपने मेरी मां की जान भी बचाई। आर्यन ने धीरे से कहा, मदद मैंने इंसानियत में की, प्यार साबित करने के लिए नहीं। नैना ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां कोई घमंड नहीं दिखा, सिर्फ पछतावा। अगर मैं अमीर होती तो क्या आप खुद को दूधवाला बनाकर परखते? नैना ने पूछा। आर्यन चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने ईमानदारी से कहा, शायद नहीं। नैना हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर आपने मुझे गरीब समझकर परखा, लेकिन ठीक है, क्योंकि उस परीक्षा में आपने खुद को पहचान लिया। ये शब्द सुनकर आर्यन की आंखें भर आई। मैं आपको माफ करती हूं, नैना ने कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अब हमारे रिश्ते में कोई भेष नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। हम बराबरी से चलेंगे, ना अमीर ना गरीब, सिर्फ इंसान। आर्यन ने बिना देर किए कहा, मंजूर है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार फिर मिले। इस बार आर्यन ने खुद सबके सामने सच बताया। सब चौंक गए। राघव मल्होत्रा कुछ पल के लिए गंभीर हो गए। फिर उन्होंने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि उसने गलती की, लेकिन उसे स्वीकार भी किया। नैना की मां ने मुस्कुराकर कहा, असली अमीरी यही होती है,
गली में वही लोग थे, लेकिन इस बार चर्चा अलग थी। देखा, करोड़पति होकर भी कितना सीधा है लड़का। आर्यन ने पहली बार उस गली में बिना किसी झिझक के कदम रखा। उसे लगा जैसे वो दो दुनियाओं के बीच पुल बन चुका है। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नैना के छोटे से घर में हलचल थी। गली रंग बिरंगी लाइटों से सजने लगी थी। आर्यन रोज आता, अब बिना किसी भेष के। वो उसी गली में खड़ा होकर बच्चों से बातें करता, कभी सब्जी वाला सामान उठाने में मदद करता। लोग हैरान थे, इतना बड़ा घराना और इतना सादा लड़का। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन नैना को एक अजनबी महिला मिलने आई। वो सजीद जी थी, आंखों में तेज। तुम नैना हो? उसने पूछा। जी, मैं आर्यन की कॉलेज फ्रेंड हूं, सिया। नैना ने उसे अंदर बैठाया। सिया मुस्कुराई। तुम जानती हो आर्यन पहले कैसा था? नैना चुप रही। सिया ने धीरे से कहा, वो रिश्तों को सीरियस नहीं लेता था। कॉलेज में कई लड़कियों से दोस्ती, फिर दूरी। नैना के दिल में हल्की चुभन हुई। मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती थी, सिया बोली, और चली गई। उस रात नैना सो नहीं पाई। क्या आर्यन सच में बदल गया है, या ये भी कोई चेहरा है? उसी समय आर्यन का मैसेज आया, कल तुम्हें एक सरप्राइज देना है। नैना ने फोन बंद कर दिया। उसके मन में तूफान था। अगले दिन जब आर्यन आया, नैना ने सीधे पूछा, क्या तुम कॉलेज में लड़कियों से खेलते थे? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा। हां, मैं इमैच्योर था। पैसे और स्टेटस का घमंड था। और अब मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारा भरोसा फिर ना तोड़ दूं। उसने पहली बार अपनी कमजोरी स्वीकार की। नैना ने गहरी सांस ली। मैं परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढ रही, बस सच्चा इंसान ढूंढ रही हूं। आर्यन ने उसे बाहर बुलाया। गली के कोने पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, नैना एजुकेशन सेंटर। नैना की आंखें फैल गई। ये क्या है? तुम बच्चों को पढ़ाती हो ना? अब ये जगह तुम्हारी है। फ्री में पढ़ाना है या फीस लेकर, फैसला तुम्हारा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने ये सब? नहीं, आर्यन मुस्कुराया। हमने शादी में बस 2 हफ्ते बचे थे, तभी एक और झटका लगा। मीडिया में खबर चली, मल्होत्रा ग्रुप पर टैक्स जांच। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे। सोशल मीडिया पर बातें उड़ने लगी। कुछ लोग कहने लगे, देखा, अमीरी ऐसे ही नहीं आती। नैना के रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, सोच लो, अभी भी समय है। उस शाम आर्यन उसके घर आया। चेहरे पर तनाव था। विक्रम ने प्रस्ताव रखा, सीएसआर फंडिंग अस्थायी रूप से रोक दी जाए। मतदान हुआ। कुछ सदस्य विक्रम के साथ थे। नैना ने आर्यन की तरफ देखा। अगर ये पास हो गया तो सेंटर बंद हो जाएगा। मतदान से ठीक पहले दरवाजा खुला। कंपनी के लीगल हेड अंदर आए। सर, हमारे पास सबूत है कि डील कैंसिल करने में अंदरूनी साजिश हुई है। कमरे में हलचल। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म। बोर्ड रूम में सन्नाटा था। लीगल हेड ने सारे सबूत टेबल पर रख दिए, ईमेल ट्रेल, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और विक्रम सिंह की दूसरी कंपनी से जुड़े दस्तावेज। राघव मल्होत्रा ने भारी आवाज में कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें भाई माना था। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही मिनटों में निर्णय हो गया। विक्रम सिन्हा को बोर्ड से हटा दिया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद राघव जी ने पहली बार आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इस कंपनी के असली वारिस हो। फिर उन्होंने नैना की तरफ देखा। और बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने इस घर को कमजोर नहीं, मजबूत किया है। नैना की आंखें नम हो गई। बाद नैना एजुकेशन फाउंडेशन एक शहर से बढ़कर 3 शहरों में खुल चुका था। सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे। मीडिया में इस बार खबर थी, मल्होत्रा ग्रुप ने शिक्षा में नई मिसाल कायम की। लेकिन नैना आज भी बच्चों के बीच
फर्श पर बैठकर पढ़ाती थी और आर्यन कभी कभी चुपचाप दरवाजे पर खड़ा उसे देखता। उसे वही पहली सुबह याद आती जब वो दूध की कैन लेकर आया था। शादी की 5वीं सालगिरह। नैना ने आर्यन को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। अंदर एक पुरानी स्टील की छोटी सी दूध की कटोरी थी। आर्यन मुस्कुराया। ये, नैना बोली, ताकि तुम कभी भूलो नहीं कि हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन सेंटर के एक बच्चे ने पूछा, सर, आप इतने अमीर हो, फिर भी इतने साधारण क्यों हो? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। नैना ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गई, उसका दूधवाला अब सच में करोड़पति बन चुका है। दौलत से नहीं, इंसानियत से। करोड़पति वारिस ने दूधवाले का भेष इसलिए बनाया था कि वो दूसरों को परख सके। लेकिन उस सफर में उसने खुद को पहचान लिया। सच्चाई सामने आई, गलतियां स्वीकार हुई और इंसानियत जीत गई। और सच जानकर वाकई इंसानियत रो पड़ी।